टू एनी वीडियो। तो आज की वीडियो होगी हमारी बीपीसीसी 114 की यूनिट 4 परामर्श के सैद्धांतिक उपागम और संबंधित चिकित्सा फर्स्ट प्रथम मनोगतिक उपागम। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो हाँ सिगमंड फ्राइड तंत्रिका विज्ञान न्यूरोलॉजी के छात्र थे और उन्हें मनोविश्लेषण के जनक बनने से पहले वह 6 वर्ष तक मेढकों के मस्तिष्क के चीरफाड़ में व्यस्त थे ताकि वह इसका अध्ययन कर सके। सपनों की व्याख्या करना मन की अचेतन गतिविधियों के ज्ञान के लिए सबसे आसान मार्ग है। मनोविश्लेषण में मोटे तौर पर 3 चीजें संदर्भित की जाती है: मानव और व्यक्तित्व विकास का मॉडल, व्यक्तित्व और मानव प्रकृति का सिद्धांत, और तीसरा है मनोचिकित्सा का एक रूप। वर्तमान में हम इसका तीसरा अर्थ में उपयोग करेंगे। मनोविश्लेषण को 1980 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई तंत्रिका विज्ञानी न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड द्वारा विकसित किया गया। इसे एक ऐसी चिकित्सीय तकनीक का सेट के रूप में देखा जा सकता है जो दबे हुए संवेगों या दमित विचारों, भावनाओं और स्मृतियों से मुक्त होने में व्यक्ति की सहायता करती है। फ्राइड का सिद्धांत उनके प्रेक्षणों और उनके स्वयं के रोगियों, प्रयोगाधीन व्यक्तियों के सचेत अध्ययन पर आधारित था। मानव व्यवहार को प्रभावित करने में अचेतन की भूमिका में उनकी रुचि अन्नाओं के पेचीदा मामले से शुरू हुई। उसे बिना शारीरिक कारक के प्रकट व्यवधान, संभाषण समस्याओं और आंशिक पक्षाघात जैसे शारीरिक लक्षण अनुभव हुए जिन्हें उसने अब तक दमित या अवरुद्ध किया था। जब वह बचपन में अभिघातज अनुभवों की ऐसी स्मृति को पुनः स्मरण कर पाई, उसके लक्षण कम हो गए। सिगमंड फ्राइड और जोसेफ ब्रेउर की किताब स्टडीज इन हिस्टीरिया में यह मामला प्रकाशित हुआ था। ब्रेउर फ्राइड के सहयोगी थे। अन्नाओं का इलाज वस्तुतः वही कर रहे थे। ब्रेउर ने ही यह मामला फ्राइड को आगे संदर्भित किया था। यह मामले के आधार पर फ्राइड ने परिकल्पना की कि बचपन में यौन शोषण या दमित कामुकता हिस्टीरिया का आधार थी, जिसे बाद में मनोदैहिक विकास कहा गया। मनोविश्लेषण सैद्धांतिक आधार। चिकित्सीय पद्धति के रूप में मनोविश्लेषण को समझने के लिए हमें कुछ अवधारणाएं समझने की जरूरत है। अचेतन और मानसिक नियतवाद की भूमिका। तो मनोविश्लेषण मुख्य तौर पर क्या है अगर देखा जाए तो मनोविश्लेषण को मोटे 3 चीज पे संदर्भित किया गया है। मानव और व्यक्तित्व के विकास का मॉडल, ठीक है। पहला था व्यक्तित्व और मानव प्रकृति का सिद्धांत कैसा है, ठीक है। और मनोचिकित्सा का एक रूप। 3 था वर्तमान में हम इसका तीसरा अर्थ में उपयोग करेंगे। मनोचिकित्सा का एक रूप में मनोविश्लेषण कैसा सेट हो रहा है, ठीक है। इसे ऐसी चिकित्सीय तकनीक के सेट के रूप में देखा जा सकता है जो दबे संवेगों या दमित विचार जो बहुत पूरे पहले हुए या कुछ संवेग ऐसी हो जो कभी बयान न किए गए हो, भावनाओं और स्मृतियों से मुक्त होने में व्यक्ति की सहायता करती है, ठीक है। मतलब वो चीज़ें जो वो एहसास, वो भावनाएं, वो यादें, वो विचार या वो संवेग से मुक्त होने में मुक्त तौर पर मनोविश्लेषण की तीसरी मनोचिकित्सा का एक रूप इसका विकास करती है। उसी के अभी हम लोग सैद्धांतिक आधार को पढ़ेंगे। उसकी लंबी चौड़ी कहानी थी, उसमें एक लोग का था एग्जाम्पल। और अब आगे हमारा चेतन और मानसिक नियतवाद की भूमिका। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति अपने मानस के एक बड़े हिस्से से अनजान है। उन्होंने इन्हें अचेतन अनकॉन्शियस माइंड कहा। जो आप रात को सोते हो तो आप सपना कैसे देख लेते हो, आपको अपने चुने हुए चीज़ों पे सपना नहीं आता है, वही होता है अनकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो अपने कुछ विचार
दिन भर की दिनचर्या या कुछ सप्ताह पहले की दिनचर्या या कोई स्टोरी से रिलेटेड अपने आप एक कहानी तैयार करके आपको रात को सपना देखने में चीज़ों को मदद कर देता है। आप उसके अपना वो अनकॉन्शियस माइंड को कभी आप हासिल नहीं कर सकते, उसको आप डिज़ाइन नहीं कर सकते कि रात को आज में यही सपना देखना है, इतने बजे देखना है। वो डिसाइड करता है कि आपको कब दिखाना है, कब क्या कराना है। तो अनकॉन्शियस माइंड वही बताया, आप अनजान है, इन्होंने उसे अचेतन मन कहा है। जैसा कि नीचे चित्र ये 4.1 में देखा जा सकता है कि व्यक्ति की के व्यक्तित्व के सभी तीन तत्व इदम, अहम और पराहम, इड, ईगो और सुपर ईगो कंस का मानसिक रूप से अचेतन में डूबे हुए है। फ्रायड ने परिकल्पना की अचेतन ऐसे सभी संवेगों और इच्छाओं से निर्मित है जो सचेतन होने पर किसी व्यक्ति को कुशल क्षेम के लिए खतरा कड़ा कर सकते हैं, जैसे पिछले आघात और आक्रामक इच्छाएं। ठीक है, तो ये हम लोग कई बार पढ़ चुका है। सुपर ईगो, ईड और ईगो, ये अनकॉन्शियस माइंड, ये प्रीकॉन्शियस माइंड है, ये वो है ऊपर वाला कॉन्शियस माइंड था। बहुत लंबी चौड़ी है। व्यक्ति संरचना, फ्रायड ने व्यक्तित्व की त्रिपक्षीय संरचना दिया, अर्थात एक व्यक्ति के व्यक्तित्व तीन अलग अलग भाग होता है, इदम, अहम और पराहम। ठीक है, ईड एक साइड लेके चलता है, ईगो एक साइड लेके चलता है और सुपर ईगो एक साइड लेके चलता है। वो इस हिसाब से वो बिल्ड करता है। यह क्या है? फ्रायड के अनुसार इदम व्यक्ति का एकमात्र ऐसा घटक है जो पूर्णतः अचेतन है। जैसे कि ऊपर आइसबर्ग आरेखा में दिखाया हुआ था, पूरा पूरा डूबा हुआ रहता है, वो सामने नहीं आता। इसमें मनुष्य के दो सबसे बुनियादी आग्रह आक्रामकता और सेक्स शामिल है। यदि हमारा क्रमिक विकास में वापस आया जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि दोनों आवेग उस सबसे बुनियादी आवेग क्यों रहे होंगे। बार बार वही सब चीज़ आ जाती है। कई बार हम लोग अहम, ईड, ईगो और परायम, ईड, अहम और पराहम ये सब पढ़े हुआ है। ईड, ईगो और सुपर ईगो, सॉरी, इदम, अहम और पराहम। पराहम यह क्या है? ठीक है, यह व्यक्ति का वह हिस्सा है जिसमें हमारे सभी चाहिए शामिल होते हैं। जो आप पीछे अपने मन में सोचते हो, किसी भी चीज़ को, मोबाइल को देख के अगर आप आईफोन की शॉप में गए और आपके मन में एक ख्याल आया कि काश मेरे पास ये होता, ये मॉडल हम खरीद पाते, ये हम चाहते हैं, वो सब चीज़ें हम अपने माइंड में हमेशा सोचते रहते हैं। हम अपने माइंड में हमेशा अच्छा सोचेंगे, ये फिर ना सोचेंगे काश वो इंसान की तरह हम भी मर जाते, हम भी चिता पे होते। ऐसा नहीं है, हर चीज़ की चाह, अच्छी चाह हम रखते हैं, ये हमें चाहिए। किसी को मरता हुआ देख के थे ना, तुम बोलोगे कि हाँ ये हमको भी चाहिए 15 मिनट बाद। ऐसा नहीं होता। हर अच्छी चीज़ों के प्रति आपका भी ये होता है कि काश ये मेरे पास होती, वो कार हमारे पास हो, वो ऐसा घर भी हमारे पास हो, वो वाला प्रेस हो, वो वाला आयरन हो, वो वाला काइट हो, वो वाली मोबाइल हो, वो ऐसा अच्छा इंटरनेट हो। ये सब चीज़ें सबके मन में होती है, वो पराहम के अंतर्गत आती है। ईगो यह क्या है? अहम व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जो ज़्यादातर आइसबर्ग के चेतन और अग्रचेतन के क्षेत्र में स्थित होता है। यह हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा होता है जो अन्य लोगों को दिखाई देता है। मतलब ये जो हम सामने अपने रख के चलते हैं, जो हम बोलते हैं, वो ईगो में आता है हमारे। जो हम बोलते हैं, जो हम लोगों को प्रस्तुत करते हैं, पुस्तक कई लोग बोलते हैं देखो कितना ईगो में रहता है, कितना वो अहम में चलता है, या वास्तविकता दुनिया में वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के भीतर संचालित होता है। इसका प्रकार यह है कि व्यक्ति को इस वास्तविकता के आधार पर जीवित रखा जाए। कठोर अवस्था है, किसी की मिलनसार है, कोई बहुत अजीबो गरीब है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। रक्षा तंत्र हमारे ईड, ईगो में आता है हमारा रक्षा तंत्र से। मतलब आप कभी रोड पार कर रहे हो और आप रोड पार करो, अचानक से कार आई और आप देखे नहीं, लेकिन आपको ने हल्का सा झटका से महसूस हुआ कार आ रही है, आप एकाएक फटाक से बहुत दौड़ के पार कर लोगे, आप तुरंत बच जाओगे। तो रक्षा तंत्र हमारे अचेतन मन में होता है। नहीं, अचेतन, हाँ सॉरी, अनकॉन्शियस माइंड में होता है। ये दुर्घटना बचाने के लिए अहम विभिन्न बचाव के उपयोग करता है। उन्हें रक्षा तंत्र में अहम बचाव कहा जाता है। वह अचेतन के रूप में उपयोग की जाने वाली ऐसी रणनीति है जिसमें अस्वीकार विचारों या भावनाओं से उत्पन्न होने में दुश्चिंता दूर करती है। हाँ, अनकॉन्शियस माइंड में होता है या
प्री कॉन्शियस माइंड में वो होता है जैसे कोई चीज़ रखी हुई है, उसे छूने के लिए मना किया गया है और आप उसे छूने जा रहे हो रियल लाइफ में, तो अनकॉन्शियस माइंड मतलब सब कॉन्शियस माइंड बोलता है कि मत छुओ, ऐसा करोगे खराब हो जाएगा, पता चल जाएगा कि तुम ही इस रूम में थे, उसके बाद भी तुम छूते हो। तो जो रोकता है वो होता है सब कॉन्शियस माइंड। लेकिन जब कभी अचानक से कोई बचाव करना रहता है, कोई कुत्ता तुम्हारे तरफ दौड़ रहा है, देखे तुम आते हुए, तो तुम अपना मोबाइल वगैरह सब सही तरीके से रखे, तुरंत भागे, इतना तुम सोचे नहीं, लेकिन ये काम तुम्हारे द्वारा हुआ, वो अनकॉन्शियस माइंड कराता है, जो तुरंत किसी चीज़ की रणनीति तैयार हो जाती है, कार से आते हुए बचने की, किसी कोई तुम्हारे तरफ कुछ फेंका तो तुरंत तुम्हारा हाथ ऊपर हो जाना, ये सब चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड की होती है। हिंदी वाले लोग को बहुत ज़्यादा हिंदी का शब्द प्रयोग करने पड़ते हैं अपने एग्जाम्स को बेटर करने के लिए। कुछ अहम रक्षा तंत्र नीचे दिए गए। दमन, ठीक है, यह मुख्य रक्षा तंत्र है जिसमें अहम अचेतन के रूप में पीड़ादायी, परेशानी देने वाले या खतरनाक विचारों, अनुभव, घटनाओं को अचेतन में ढकेल देता है। प्रतिगमन, तनावपूर्ण समय के दौरान हम वापस उसी तरह से व्यवहार करने लगते हैं जैसे कि हम बचपन में किया था, जैसे तनावपूर्ण स्थिति में अंगूठा चूसने की ओर लौटना। समन, हम अहम होशपूर्वक अनुभव के अचेतन में ढकेलने का प्रयास करता है और इसे दमन के रूप में जाना जाता है। कक्षा में डांटे जाने को भूलने का प्रयास इसका एक उदाहरण है। प्रतिस्थापन, नकार, बौद्धिकता, ये सब कई सारे है। औचित्य स्थापना, प्रतिक्रिया निर्माण, उदात्तीकरण, प्रक्षेपण, ये सब आप पढ़ लेना। इसमें से कुछ ही एक दो चीज, दो ही अगर कभी पूछा भी जाएगा तो कुछ चीज़ के एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा कि क्या होता है प्रक्षेपण, उदात्तीकरण, जो सब होता है ये सब पूछा जाएगा। इसमें कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। मनोविश्लेषण का लक्ष्य क्या है? मनोविश्लेषण का व्यापक लक्ष्य यह है कि अचेतन को चेतन किया जाए। ठीक है, इस तरह समस्याओं का समाधान, अचेतन द्वंद्वों की समझ और समाधान, अहम और सुदृष्टिकरण, सहज वृत्ति प्रयासों की तीव्रता के साथ साथ पराहम की मांगों को कम करने को व्यक्ति का अचेतन में अंतर्दृष्टि को सुविधाजनक बनाने में निहित है। इसके जीवन के प्रति क्लाइंट के समायोजन और सामंजस्य में वृद्धि होती है। जिस तंत्र के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है उसे अंतर्दृष्टि कहा जाता है। अंतर्दृष्टि को आत्मबोध या आत्मज्ञान के रूप में जाना जाता है। मतलब अपने जो अर्धचेतन है, जो सोया हुआ है, उसको चेतन चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, कि उसका अर्ध जो अचेतन है हमारा, उसको चेतन के रूप में जगाना। मनोविश्लेषण का लक्ष्य मतलब आत्मबोध, आत्म केंद्रित, अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ाना, अपने पुराने ख्यालों को मिटाते हुए, अपनी बहुत सारी समस्याओं, भावनाओं और जो दमन क्रिया है उसे मिटाते हुए उसे उसको अपने चेतन मन में प्रयोग करना और उसको विस्तार करना। जिसे आप कैसे अंतर्दृष्टि को आत्मबोध या आत्मज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। तो जिस तंत्र के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है उसे अंतर्दृष्टि कहा जाता है और अंतर्दृष्टि को आत्मबोध और आत्मज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। जब क्लाइंट अपने अचेतन मन के संपर्क में आता है और वो पिछले अनुभवों एवं द्वंद्वों को वर्तमान समस्या और व्यवहार में जोड़ने में सक्षम होता है, ठीक है, द्वंद्व को जोड़ लेगा, समझ लेगा। अंतर्दृष्टि व्यक्ति को अचेतन गतिकी में अंतर्दृष्टि व्यक्तित्व पुनर्गठन की ओर ले जाती है। यह आत्मसमझ, बचपन के अनुभव, विश्लेषण, उल्लेखीकरण, पूर्वी बड़ा संबंधों और चिकित्सा में प्रकट की गई अचेतन सामग्री को व्याख्या के माध्यम से लाई जाती है। मनोविश्लेषण में विश्लेषणों से यह उम्मीद है कि मनोविश्लेषण रूप में उन्मुख परामर्शदाता की तुलना में अचेतन को प्रारंभिक बचपन में विकास के पूर्ण अन्वेषण को अनुमति देंगे। परंपरागत मनोविश्लेषण की भूमिका, हटाओ, कोई काम नहीं है इसका। मनोविश्लेषण चाहने वाले क्लाइंट के लिए मूलभूत जरूरतें, चलो ऊपर से देखते चलता है। परंपरागत मनोविश्लेषण की भूमिका,
एक विश्लेषण की होती है जो रोगी से असंबद्ध एवं अलग थलग होती है। तटस्थता और संयम परंपरागत विश्लेषण द्वारा अपनाए गए दो केंद्रीय रुख है। तटस्थता थोड़े बहुत आत्म प्रकटीकरण और भावात्मक अभिव्यक्ति रहित रिक्त स्किन उपागम को बढ़ावा देती है। अरे यार क्या मजाक हो गया। चलो सही है, बगल में ही गया था, ऊपर नीचे हुआ था। मनोविश्लेषण चाहने वाले क्लाइंट के लिए मूलभूत जरूरत है यह है कि वह समग्र दीर्घकालिक चिकित्सा 3 से 6 वर्षों के लिए प्रतिमाह 2 से 4 बार के प्रतिबद्ध होने के लिए तत्पर हो। क्लाइंट को एक अन्य जरूरत की मौलिक नियम का पालन करना हो है कि उसके दिमाग में जो भी आए उसे वह बिना किसी सेंसरशिप के खुलकर बोलना होगा। आमतौर पर यह विश्लेषण किया जाता है तो क्लाइंट सोफे पर लेटा होता है और विश्लेषण उसके पीछे कुर्सी पर बैठा होता है। इससे क्लाइंट बिना किसी हस्तक्षेप से गहराई से विचार कर पाता है और बोल पाता है। मनोविश्लेषण की तकनीकें विवेचन, इंटरप्रिटेशन, व्याख्या मनोविश्लेषण की मुख्य तकनीक है। क्योंकि हम नीचे जितनी भी तकनीकों पर चर्चा करेंगे उनमें भी यह तकनीकों का हिस्सा रहेगा। कितना अच्छा से आप व्याख्या करते हो। इसमें मनोविश्लेषण सिद्धांत के आधार पर विश्लेषण द्वारा उसके व्यवहार में संबंध में क्लाइंट को दिए गए स्पष्टीकरण शामिल है। स्पष्टीकरण में क्या, छोटी से छोटी चीज़ें, वो कैसे आया, वो उस रूम से आया, उसने पर्दा हटाते हुए आया, उसकी चाल कैसी थी, वो कैसे आया, वो उसने किस तरीके से बोला, ठीक है, वही विश्लेषण। तो फिर है इसमें पहला मुक्त साहचर्य में क्लाइंट को प्रोत्साहित किया जाता है कि वह विशांत रहे और किसी भी प्रकार की तर्कता को लागू किए बिना जो भी उसके दिमाग में आए उसे कहे। कई बार बचपन की स्मृतियाँ या कठिन सामयिक अनुभवों का स्मरण करने के लिए भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण है कि सभी प्रकार की तर्कसंगतता, निर्णयों, आत्म आलोचना और नियंत्रण को हटाया जाए। ठीक है। प्रतिरोध किसी भी परिवर्तन प्रक्रिया में निरोधात्मक शक्तियाँ का सामना करना पड़ता है। यह बात चिकित्सीय परिवर्तन के लिए भी सत्य है, जिसके प्रति अक्सर क्लाइंट प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। मतलब वो उस चीज़ों से छुपाता है। इसमें वह सब शामिल है जो चिकित्सा के प्रकृति के विरुद्ध काम करता है और क्लाइंटों के पूर्व काल में सृजित अचेतन सामग्री उत्पन्न करने से रोकता है। विश्लेषण प्रतिरोध चाहता है। स्वप्न व्याख्या मनोविश्लेषण में सपनों का अचेतन के लिए सहज मार्ग माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सपनों को अचेतन सामग्री में प्रच्छन्न रूप के रूप में माना जाता है। सभी घातज, अस्वीकार, पीड़ादायी अनुभव, द्वंद्व, अभिप्रेरणा और संवेग अचेतन के भीतर गहरे दबे हुए होते हैं। स्वप्न इन्हीं के प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। वे साम का निर्माण है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा दर्मित विचार, स्मृतियों या इच्छा अभिव्यक्ति के लिए सुरक्षित हो जाती है। इसकी अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष नहीं बल्कि प्रच्छन्न होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति अहम के लिए बहुत पीड़ादायी होगी। इस प्रकार स्वप्न उन्हें चाहे इच्छाओं, आशंकाओं और जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इन्हें वास्तविकता से सीधे पूरा करना व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक था। अन्यारोपण और अन्यारोपण की व्याख्या। यह तकनीक क्लाइंट को चिकित्सक विश्लेषण के बीच संबंधों से संबंधित है। अन्यारोपण तब होता है जब क्लाइंट अपने पिछले उल्लेखनीय संबंधों के प्रति सामयिक प्रतिक्रिया को परामर्शदाता पर पुनर्निर्देशित करते हैं। अक्सर ऐसा अनजाने में किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। चिकित्सा के रूप में मनोविश्लेषण का मूल्यांकन। तथ्य यह है कि 1 शताब्दी पहले इनके लाभ को प्रमाणित किए जाने पक्ष समर्थन के बाद मनोविश्लेषण का आज भी व्यवहार किया जाता है। इस सिद्धांत को विकसित एवं अद्यतन किया गया है और इसने चिकित्सक के कई अन्य रूपों को प्रेरित किया है। अन्यारोपण, रक्षा तंत्र, प्रतिरोध, स्वप्न जैसी अवधारणाओं का उपयोग अन्य चिकित्सीय उपागम में भी किया जाता है। यह उपागम विभिन्न नैदानिक उपयोग, लक्ष्य, कथ्य प्रत्यक्षण परीक्षण, रोसर्च, स्याही दबा परीक्षण और
अन्य प्रशिक्षण परीक्षणों और तकनीकों के लिए समर्थन प्रदान करता है। यह पहला सिद्धांत था जिसने बचपन की कामुकता की पुष्टि की और विभिन्न रोगों को प्रेरित किया। यह चिकित्सा का एक ऐसा गहन रूप है जो महंगा और लंबा है, इसलिए चिकित्सा के लिए संक्षिप्त, समस्या केंद्रित और मितव्ययी उपागम पसंद करने वाले व्यक्तियों द्वारा इसे पसंद नहीं किया जाता है। यह बुजुर्ग इसमें हटाओ, तुम लोग पढ़ लेना इस चीज़ को, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मनोविश्लेषण के रूप में उन्मुख मनोचिकित्सा मनोविश्लेषण नहीं लिखा है, पहले तो मनोविश्लेषात्मक लिखा है। मनोविश्लेषात्मक रूप में उन्मुख चिकित्सा, सीधे शब्द में कहे तो मनोविश्लेषात्मक रूप में उन्मुख चिकित्सा को कम तीव्रता वाले मनोविश्लेषण को का कमजोर रूप माना जाता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि परंपरागत विश्लेषण के विपरीत मनोविश्लेषात्मक रूप में उन्मुख चिकित्सक के दृष्टिकोण में लचीलापन होता है। इस अवधारणा का विकास मुख्यतः मतलब वो बहुत मुख्य रूप से किसी चीज़ों से परेशान समस्यागत भावनाओं और संवेगों का जिसमें ज़्यादा होता है उस पे यूज किया जाता है वो, और ये है उसी का कम, जिसे प्रॉब्लम हो या किसी तरीके की समस्या हो, इसे तब यूज किया जाता है। मनोविश्लेषणात्मक रूप में उन्मुख चिकित्सक के दृष्टिकोण में लचीला होता है। इस अवधारणा का विकास मुख्यतः व्यवहारिक जरूरतों के कारण हुआ है। जैसा कि हमने देखा, चिकित्सा के रूप में मनोविश्लेषण बहुत लोकप्रिय नहीं है क्योंकि क्लाइंटों के विचार अनुसार यह अत्यंत गहन, लंबा, कई वर्षों तक चलने वाला और महंगा है। महंगाई बहुत हो गई है, इसलिए कोई आजकल अफोर्ड नहीं कर पाता इन चीज़ों को। मनोविश्लेषणात्मक मनोचिकित्सा में व्यापक मनोविश्लेषण के बजाय सीमित समस्या पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह क्लाइंट के जीवन और व्यक्तित्व के मुख्य समस्याओं पर केंद्रित होता है। जैसे कि पहले बताए, कम समय में ज़्यादा चीज़ें बताना और उसके मुख्य रूप से समस्याओं पर ध्यान केंद्रित होता है। इसमें अंत मानसिक कारकों के अन्वेषण के माध्यम से वास्तविक जीवन की समस्याओं से निपटने में क्लाइंट की सहायता करने पर अधिक बल दिया जाता है। परामर्शदाता चिकित्सा की भूमिका कैसी रहती है? परंपरागत मनोविश्लेषण में चिकित्सक में तटस्थता बनाए रखने की उम्मीद की जाती है, जबकि मनोविश्लेषणात्मक रूप में उन्मुख मनोचिकित्सा से गंभीर रोगों से बचने के लिए तटस्थता को कई बार निलंबित करना पड़ता है। मतलब बहुत सारे रूल्स बदलने पर ही इसमें मूल्यांकन। मनोविश्लेषणात्मक रूप में उन्मुख मनोचिकित्सा का उदय परंपरागत मनोविश्लेषण में घटित रुचि के कारण हुआ है। परंपरागत मनोविश्लेषण का व्यवहार आज अपेक्षाकृत रूप से कम चिकित्सक करते हैं क्योंकि मनोगतिक चिकित्सा के संक्षिप्त त्वरित संस्कृत अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। अंतर्दृष्टि चिकित्सा क्या है? उसका जैसे कि पहले बताया गया, उसका आत्मबोध और आत्म समझ को विकसित करना। मनोविश्लेषण को एपीए शब्दावली अंतर्दृष्टि चिकित्सा में मनोविश्लेषण की एक ऐसे भी है को चुप रहो यार, ध्यान से। मनोचिकित्सा के किसी भी ऐसे रूप में परिभाषित करती है जो सिद्धांत पर आधारित हो कि जब तक क्लाइंट अपनी समस्याओं के प्रति अपनी आत्मसमझ प्राप्त नहीं कर लेता कि क्या समस्या है और उसे वो किस तरीके से देखता है, नहीं कर लेता, इस प्रकार उसकी उत्पत्ति से अवगत नहीं हो जाता कि कहाँ से वो समस्या उत्पत्ति हुई है, तब तक इसका हल नहीं किया जा सकता। चिकित्सक का यह कार्य है कि वो यह समझे कि क्लाइंट को सहायता करे कि अतीत से जुड़े उसके विश्वास, विचार, भावनाएं, अनुभव और जीवन की घटनाएं उसकी वर्तमान समस्याओं और चिंताओं को किसी तरह प्रभावित करते हैं। जिस अतीत को हम अपने अंदर दबाते हैं उसका हमारे वर्तमान पर प्रभाव पड़ता है, और उसी चीज़ को उभारने के लिए वो उसे आत्मबोध कराता है कि कैसे वो अपनी समस्याओं से को हल करने के कई तरीके देख सकता है। अंतर्दृष्टि उपचार में विभिन्न प्रकार, मनोविश्लेषणात्मक, मनोगतिक, गेस्टाल्ट और अस्तित्ववादी।
अंतर्दृष्टि चिकित्सा का लक्ष्य, जैसा कि नाम से पता चलता है, क्लाइंट में अंतर्दृष्टि पैदा करना ही अंतर्दृष्टि चिकित्सा का लक्ष्य होता है कि वो किस तरीके से अपनी समस्याओं को देखे, किस तरीके से अपनी समस्याओं का अलग अलग सुझाव निकाले और कौन से सबसे बेहतर सुझाव का पालन करे। मतलब आज आप कुछ भी कर रहे हो, जो गलती आप कर रहे हो या कुछ भी अच्छा काम कर रहे हो या कुछ भी बुरा काम कर रहे हो, इसका आपके अतीत पे जो प्रभाव पड़ा होता है वही आपका आज का बेस है। तो अगर आप में कोई समस्या किसी भी फील्ड में आ रही है और यहाँ आप कभी भी कोई प्रॉब्लम में फंस रहे हो तो आपको अपना आत्मबोध कराया जाता है, जिससे कि आप ये समझो कि प्रॉब्लम का स्टार्टिंग कहाँ से हुई और उस प्रॉब्लम को आप वहीं से सॉल्व करो, उसी समस्या को आप अपने और सभी चीज़ों को मानते हुए उसे सॉल्व करो। अंतर्दृष्टि में चिकित्सा में तकनीक, निर्वचन, अन्यारोपण व्याख्या, प्रभाव का अन्वेषण, अंतर्दृष्टि चिकित्सा का मूल्यांकन, अन्य मनोगतिक उपचारों की तरह अंतर्दृष्टि चिकित्सा की प्रभावशीलता भी क्लाइंट चिकित्सक संबंध पर निर्भर करती है कि कैसा संबंध है क्लाइंट और चिकित्सा का। क्लाइंट द्वारा कठिन समस्याओं के बारे में खुलने के लिए तालमेल बनाना और भरोसा एवं खुलापन जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप उससे भरोसा ही न रखो और वो खुले ही ना। तो गाइस यहीं पर लग रहा है हमारा ये यूनिट समाप्त हो चुका है। तो आप जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और किसी भी तरीके का डाउट और प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। कमेंट बॉक्स आपका ही है, आपको ये काम करना है, आप इसको अंजाम देना है। और किसी भी तरीके का पर्सनल क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी एक लिंक पर मुझे डायरेक्टली मैसेज करके भी किसी चीज़ पे पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलता है नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।